हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज का जो डिटेल था उसको हम लोग समाप्त किए थे। तो इसी बीच एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डील करेंगे। एनोमर्स एंड ईपीमर्स। एनोमर्स एंड ईपीमर्स क्या होते हैं एनोमर्स? The pair of diastereomers which differ in the configuration of only C1। C1 कहने का मतलब हुआ फर्स्ट कायरल सेंटर। फर्स्ट कायरल सेंटर डायास्टीरियोमर्स के वे पेयर जो अलग हों एक दूसरे से, किस आधार पे? तो फर्स्ट कायरल सेंटर का जो कन्फिग्रेशन है, मतलब अरेंजमेंट है, उस आधार पे। ईपीमर्स में है द पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स कहने का मतलब हुआ ऑप्टिकल आइसोमर। पढ़े हम लोग पहले एनेंशियोमर, डायास्टीरियोमर वगैरह। ऑप्टिकल आइसोमर्स which differ in the configuration of any one chiral center। एनी वन कायरल सेंटर। बेसिक अंतर यही है दोनों में। एनोमर्स वैसे ऑप्टिकल आइसोमर, वैसे डायास्टीरियोमर्स को बोलेंगे जो एक दूसरे से अलग हो फर्स्ट कायरल सेंटर के अरेंजमेंट में। लेकिन ईपीमर्स वैसे डायास्टीरियोमर्स होते हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। कोई भी एक कायरल सेंटर, एनी वन, देखो यहाँ मेंशन है, यहाँ है कि C1 ही होना चाहिए। C1 मतलब फर्स्ट कायरल सेंटर, और यहाँ है कि कोई भी एक कायरल सेंटर हो सकता है। उसमें है कि कोई भी एक कायरल सेंटर हो सकता है, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ फर्स्ट ही रहेगा या सेकेंड ही रहेगा। ऐसे एनोमर्स की आप बात करोगे तो इसको पहले भी थोड़ा सा हम लोग देखे थे। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर यदि आप बनाते चलोगे तो साफ दिख जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनोमर्स और ईपीमर्स। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। इसी का बीटा जब हम लोग बना रहे थे तो बस फर्स्ट कायरल का वो लेफ्ट साइड था, बाकी सारे कन्फिग्रेशन एक जैसे थे। बीटा। अब दोनों स्ट्रक्चर को आप मिलाओगे तो देख लो सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम हैं सिवाय या फर्स्ट कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसे बाकी सब सेम है। देख लो OH राइट H लेफ्ट, तो OH राइट H लेफ्ट, फिर H राइट OH लेफ्ट, ऐसे फिर OH राइट H लेफ्ट,
लास्ट में नीचे CH2OH ऐसे ही करके है, बस अंतर केवल है तो यहाँ दिस वन फर्स्ट कायरल सेंटर C1। तो वही लिखे कि वैसे डायास्टीरियोमर्स हम लोग जनरली वैसे ऑप्टिकल आइसोमर को बोलते हैं जिसमें कायरल सेंटर एक से अधिक हो। इस समय तो 55 कायरल सेंटर है। तो वैसे डायास्टीरियोमर्स जिसमें फर्स्ट कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन में अंतर हो, बाकी सब कुछ सेम हो, तो इसी को हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। मतलब अल्फा और बीटा D+ ग्लूकोपाइरानोज जो है एक दूसरे का एनोमर्स हो गए, और इसमें से जो यह फर्स्ट कार्बन है जिसके अरेंजमेंट में अंतर है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ऐसा। उसी प्रकार से आगे आप पढ़ोगे फ्रुक्टोज के बारे में, तो ऐसा ही होता है। अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज जो है वो दोनों भी एक दूसरे के एनोमर्स ही होते हैं, क्योंकि उनमें भी जो फर्स्ट कायरल सेंटर है उसी में अंतर होता है, बाकी सारे कन्फिग्रेशन सेम होते हैं। तो एनोमर्स आर द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और डायास्टीरियोमर्स विच डिफर इन द कन्फिग्रेशन ओनली एट C1। C1 कहने का मतलब हुआ यहाँ फर्स्ट कायरल सेंटर। C1 कहने का मतलब यहाँ हुआ क्या? फर्स्ट कायरल सेंटर। उसी प्रकार से जो ईपीमर्स हैं उसमें तो बोला जा रहा है कि कोई भी एक कार्बन का अरेंजमेंट में अंतर होगा, बाकी कन्फिग्रेशन सेम रहेंगे। तो एनोमर्स के एग्जाम्पल तो हमने देख लिए। अब ये ईपीमर्स, इसके भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स में ईपीमर्स के एग्जाम्पल T+ ग्लूकोज एंड D+ गैलेक्टोज, इन दोनों के कन्फिग्रेशन की बात करो यदि आप, तो कुछ ऐसा सारे स्ट्रक्चर्स को पहले बनाया जा चुका है जितने भी अल्डोज कीटोज थे। ऐसे यह ग्लूकोज है D+ ग्लूकोज, वही आप गैलेक्टोज बनाओगे तो लगभग कन्फिग्रेशन सेम ही होता है, यहाँ अंतर हो जाता है। CH2OH, दिस इज गैलेक्टोज। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो यह जो कार्बन है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ 4, ये 5 और ये 6, यहाँ 1 2 3 4 5। तो जो कार्बन नंबर 4 का अरेंजमेंट है वह केवल अलग है, बाकी सारे अरेंजमेंट जो है सेम है। देखो OH राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो राइट लेफ्ट राइट। बस ये 4th कार्बन में ग्लूकोज में OH राइट साइड है, जबकि यहाँ OH लेफ्ट आ गया। तो राइट लेफ्ट आने से बताएं पहले कि कन्फिग्रेशन अलग हो जाएगा। ऊपर CHO नीचे CH2OH है, तो OH यहाँ राइट है, मतलब ये R आएगा इसका। जब आप CIP रूल से निकालोगे कन्फिग्रेशन तो R आएगा, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड है तो ये S आएगा। तो ऐसे अब कन्फिग्रेशन अलग है R और S, तो इनके प्रॉपर्टीज भी जो है वे अलग होंगे। तो यहाँ फर्स्ट कायरल कार्बन का अरेंजमेंट में अंतर नहीं है, बल्कि कोई भी एक कायरल कार्बन का अरेंजमेंट में अंतर है। तो यदि कन्फिग्रेशन में अंतर हो केवल फर्स्ट कायरल सेंटर में, तो उसको एनोमर्स बोलेंगे, और कोई भी एक कायरल सेंटर में अंतर हो तो उसको हम लोग ईपीमर्स बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि सारे एनोमर्स ईपीमर्स हो सकते हैं। एनोमर्स मे बी ईपीमर्स, बट ईपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। एनोमर्स में हम क्या बोले कि फर्स्ट कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन में अंतर होगा। ईपीमर्स में बोल रहे हैं कोई भी एक कायरल कार्बन का अरेंजमेंट में अंतर होगा। तो फर्स्ट कायरल कार्बन कोई भी एक कार्बन, तो एनोमर्स तो ईपीमर्स हुए।
लेकिन इपीमर्स एनोमर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसे ये दोनों इपीमर्स है तो इसमें जो अंतर है अरेंजमेंट का वह है किसमें? कार्बन नंबर 4 में। जबकि एनोमर तो वो कहलाता है जिसका फर्स्ट कायरल सेंटर में अंतर हो, फर्स्ट कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर के अरेंजमेंट में अंतर होना चाहिए तब होगा वह इपीमर। तो यहाँ वैसा कोई बात है नहीं। तो ये इपीमर्स और एनोमर्स की बात की हमने। हालांकि कन्फ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में, जो है क्वेश्चन आएगा तो कोई दो पेयर दिए हुए रहेंगे या दो मॉलिक्यूल का एक पेयर दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि ये एनोमर्स है या इपीमर्स है। तो जनरली एनोमर्स का मतलब आप याद रखोगे कि एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग फॉर्म होंगे। जैसे ग्लूकोज के ही दो रहेंगे, फ्रुक्टोज के ही दो रहेंगे, गैलेक्टोज के ही दो रहेंगे, तब वे कहलाएंगे एनोमर्स। लेकिन जब अलग अलग सब्सटेंस होंगे, ऐसे जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज है इस टाइप के, तो वे जनरली इपीमर्स होते हैं। और फुल कंफर्मेशन के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो स्ट्रक्चर के आधार पे भी आप बता सकते हो कि वे एनोमर्स हैं या फिर इपीमर्स हैं। कन्फ्यूजन एग्जाम में अब क्या होता है ना कि थोड़ा सा लगता है कि एनोमर्स क्या था, जो फर्स्ट कायरल कार्बन में अंतर था वह कि कोई भी कार्बन में था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में। तो उसके लिए एक ट्रिक है, बता देते हैं। एनोमर्स का जो पहला लेटर है ए है, एंड ए इज द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर। ए इज द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर है मतलब फर्स्ट कायरल सेंटर में अंतर होगा, मतलब फर्स्ट कायरल सेंटर में अंतर होगा। समझ गए? ए अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है तो ये फर्स्ट का मतलब समझ लेना है फर्स्ट कायरल सेंटर, ऐसा समझ गए बातों को। तो इपीमर फिर फर्स्ट के अलावा किसी में अंतर रहेगा तो वह इपीमर्स कहलाएगा, समझ जाओगे बात को। तो ये हुए एनोमर्स और इपीमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव आता है इससे। बताया कि यदि स्ट्रक्चर याद है तब तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर पहचानने का एक तरीका ऐसा भी है कि एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग फॉर्म रहे तो वे जनरली एनोमर्स होंगे, और अलग अलग सब्सटेंस हुए तो वे जनरली इपीमर्स होंगे। अब इपीमर्स भी होंगे कि नहीं तो उसके लिए तो स्ट्रक्चर देखना होगा ना। मान लो एक से ज़्यादा कायरल कार्बन का अरेंजमेंट में अंतर हो तब वे इपीमर्स नहीं होंगे। इपीमर्स मतलब कोई एक ही कायरल सेंटर का अरेंजमेंट में अंतर होना चाहिए, तब वे कहलाएंगे इपीमर्स। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम लोग देखे थे, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूटा रोटेशन क्या इसका कंसेप्ट था? द spontaneous change in the specific rotation, the spontaneous change in the specific rotation of an optically active molecule, नहीं, the spontaneous change in the specific rotation of an optically active molecule with passage of time, to an equilibrium value, is called muta rotation. किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। ऑप्टिकली एक्टिव बोला जा रहा है, इस वर्ड का मतलब ही हुआ कि वह सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करेगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जब रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली रोटेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब यदि वह पीपीएल को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करता है तो बोल रहा है कि यदि उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन के फॉर्म में आप छोड़ दोगे तो उसका रोटेशन चेंज कर जाएगा, और रोटेशन चेंज करके एक सर्टेन वैल्यू तक ही जाएगा।
तो ये जो अपने आप एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का ऑप्टिकल रोटेशन चेंज करता है सॉल्यूशन फॉर्म में रहने के कारण या रहने से, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, माने म्यूचुअल रोटेशन उसका चेंज करेगा। तो यदि कोई एनोमर्स हो, जैसे हम लोग देखे थे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन था प्लस 111 डिग्री, और इसी का जो दूसरा एनोमर था बीटा डी प्लस ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन था प्लस 19.2 डिग्री। तो जब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज के एनोमर्स हुए, इसमें से किसी भी एक फॉर्म को सॉल्यूशन में रख दिया जाए, सॉल्यूशन बना करके, तो उसका एंगल चेंज कर जाता था। जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का जो यह एंगल है वह घट करके हो जाता था प्लस 52.5 डिग्री, और उसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज को छोड़ने पर इसका एंगल बढ़ करके हो जाता था इतना स्पेसिफिक रोटेशन। माने आप इसको सॉल्यूशन में छोड़ रहे हो तो इसका एंगल घट करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, और इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में छोड़ रहे हो तो इसका एंगल बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एंगल धीरे धीरे घट रहा है और इसका एंगल बढ़ रहा है। तो इसका एंगल घटने का मतलब हुआ कि यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज धीरे धीरे बदलना चाह रहा है किसमें, बीटा में, क्योंकि बीटा का रोटेशन कम है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो बढ़ करके पहुंच रहा है यहाँ, मतलब ये धीरे धीरे बदलना चाह रहा है किसमें, अल्फा में। तो सॉल्यूशन फॉर्म में रहने के बाद अल्फा बीटा में बदलना चाह रहा है और बीटा जो है वो अल्फा में बदलना चाह रहा है। तो यह जो इंटर कन्वर्सन होगा वह डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर से होते हुए, ओपन चेन स्ट्रक्चर से होते हुए, ऐसा मतलब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पहले अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदलेगा और फिर यह ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज में बदलेगा। उसी प्रकार से बीटा डी प्लस ग्लूकोज पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदलेगा, देन ओपन चेन स्ट्रक्चर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में बदलेगा। तो यह प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना, प्योर बीटा डी प्लस ग्लूकोज है तो इतना। लेकिन दोनों में से किसी को भी यदि सॉल्यूशन फॉर्म में हम लोग छोड़ देते हैं तो एक का एंगल जो है बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाता है, दूसरे का एंगल घट करके यहाँ तक पहुँच जाता है। तो यह जो स्पेसिफिक रोटेशन हुआ, यह स्पेसिफिक रोटेशन इस ओपन चेन फॉर्म का है। इसमें से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बताया गया था कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी इसका अधिक है, क्यों एक्सप्लेन किया जा चुका है पीछे, और यह जो है कम एग्जिस्ट करता है। बीच में यह थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करेगा या नहीं भी करेगा, 0.5% के आसपास। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के कई लिमिटेशंस थे, मतलब ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में जनरली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था ऐसा। तो यह जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर के बीच, यह इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज किया और चेंज करके एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचा। बस अंतर इतना हुआ कि एक का घट गया और दूसरे का जो है रोटेशन बढ़ गया। तो यह जो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर रहा है समय के साथ, इसी फिनोमिनन को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब बोल रहा है कि जो म्यूटा रोटेशन है ना, इसके देखो कोई भी प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक में तो जनरली कोई ना कोई कैटलिस्ट होता है। तो बोल रहा है कि इस म्यूटा रोटेशन के लिए ना तो प्योर एसिडिक कंडीशन चाहिए, ना ही प्योर बेसिक कंडीशन चाहिए, बल्कि यह एक एसिड बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस है। एसिड बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस दोनों होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि म्यूटा रोटेशन इज, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस, बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस या बोथ एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस, ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि म्यूटा रोटेशन एसिड बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस है। इसमें एसिड और बेस दोनों होने चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ काम करता है एसिड और बेस का, यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एसिड बेस कैटालाइज्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एसिड भी लोगे बेस भी लोगे,
और यदि एसिड बेस दोनों लगे तब तो मीडियम न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल माने वाटर। तो जनरली म्यूटा रोटेशन जो है वह वाटर के प्रेजेंस में होता है H2O। तो पहले ही हम बोले थे कि इन दोनों का सॉल्यूशन फॉर्म लेना है, और सॉल्यूशन जो रहेगा ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन रहेगा ताकि वाटर रहे, और इसी वाटर के चलते ही जो है म्यूटा रोटेशन प्रोसेस होता है, मतलब जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह चेंज करता है। तो इतना में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए 2-3। पहला आ गया कि म्यूटा रोटेशन किस प्रकार का प्रोसेस है, फिर आया कि म्यूटा रोटेशन में जनरली कौन सा मॉलिक्यूल कैटलिस्ट का काम करता है। तो वाटर यहाँ एसिड और बेस दोनों का काम करता है। जितने भी मोनोसेकेराइड्स और रिड्यूसिंग ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स तो सारे रिड्यूसिंग है, और ऑलिगो में जो डाइसेकेराइड मेनली है माल्टोज लैक्टोज जो कि रिड्यूसिंग है, वे सभी म्यूटा रोटेशन जो है एग्जिबिट करते हैं। अब यदि इसको आप समझना चाहो कि कैसे ऐसे हुआ, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो आप, तो एक्सप्लेनेशन इसका है, ध्यान दोगे। इस फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, म्यूटा रोटेशन को, कैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज में बदलता है। तो उसके लिए चेयर कन्फॉर्मेशन जो है बनाना होगा। तब चेयर कन्फॉर्मेशन बना करके हम लोग समझेंगे म्यूटा रोटेशन को। तो चेयर कन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा था, देखोगे तो OH, फिर यहाँ H, OH, OH, H, फिर यहाँ OH, H, और यहाँ OH, CH2OH एक्चुअली है, और H। दिस वन इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, जिसमें स्पेसिफिक रोटेशन जो है वह प्लस 111 डिग्री है, अच्छा, और एग्जिस्टेंस इसका 36% है। अब कैसे म्यूटा रोटेशन होता है, कैसे यह चेंज करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ रिंग ओपनिंग होना है, रिंग खुलेगा, और कैसे रिंग खुलेगा ध्यान देना है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O रिंग ओपनिंग यहाँ होगा ऐसे, और रिंग ओपनिंग किस आधार पे होगा, तो रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यह वाटर मॉलिक्यूल एसिड बेस दोनों का काम करेगा। और उससे भी बड़ा बात किया, जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज है इसका स्टेबिलिटी कम है। तो एक तो यह स्टेबल कम है, और स्टेबल कम क्यों है बताए थे, क्योंकि यह जो बल्कि ग्रुप है OH वह एक्सियल पे है, जबकि इसको होना चाहिए इक्वाटोरियल पे। तो ये कम स्टेबल होने के चलते यहाँ से रिंग ओपनिंग होगा कुछ इस प्रकार से। इस बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करोगे, यह बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो वाटर यहाँ कैटलाइज ऐसे करेगा कि जो H+ होगा ना, इस H+ को वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ले लेगा ऐसे, बेस तो है ही, तो अभी कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जो है या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, O पे माइनस आ गया, और यहाँ अब हो गया H डबल बॉन्ड O, बाकी जो ग्रुप्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो केवल OH को दिखाया जा रहा है, H नहीं दिखा रहा है ऐसा, इस प्रकार से। अब यहाँ वो माइनस है, और वाटर दिए थे ना, जो वाटर इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। क्या वाटर जब H+ को लिया तो वह हाइड्रोनियम आयन बन गया ऐसे। अब यह हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा कि फिर से ऑक्सीजन लोन पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर से H+ आ जाएगा, तो वापस अब यह वो माइनस H+ को जो है ले लेगा। तो यहाँ H2O H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये काम किया बेस का, H+ एक्सेप्टर बेस का काम करता है।
और यहाँ अभी H+ डोनेट कर रहा है तो यह हाइड्रोनियम आयन काम करेगा एसिड का, मतलब ये कंजुगेट एसिड था उसका। तो जब ऐसा होगा या H चला जाएगा यहाँ, तो फिर अभी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको आप कर दो ऐसा, इस प्रकार से कर दो, ये वाटर फिर यहाँ से H2O बन करके ही बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि इस बॉन्ड को रोटेट कर देना है। सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन अबाउट ये 1 और 2 है ना, 1 2, तो रोटेशन अबाउट C1 C2 सिग्मा बॉन्ड। तो जब इसको आप रोटेट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाना है, ये OH, यहाँ है OH। तो रोटेट करने के बाद देखो ऐसा हो जाएगा, H आ जाएगा यहाँ और डबल बॉन्ड O चला जाएगा यहाँ, ऐसा रोटेशन है। बाकी अरेंजमेंट सेम ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब फिर से वही इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर के फिर से रिंग बन जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, यह अटैक करेगा और फिर जो है ये अपने लोन पेयर से इस पर अटैक कर देगा। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाना है, OH तो रहने ही दो अभी, यहाँ रिंग हो जाएगा बंद, ये हो जाना है O-, नीचे H, बाकी में तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है ऐसा। अब यहाँ एक ही लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ आ जाना है प्लस, इस पर माइनस, तो प्लस आ जाना है तो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो फिर O-H+ को ले लेगा ऐसा। तो यहाँ अब बन जाना है OH, और यहाँ से H गायब, H तो चला गया नीचे, खत्म ऐसा, इस प्रकार से। एंड दिस इज बीटा D+ ग्लूकोज। अंतर बस OH का हुआ, यहाँ जो OH है वो एक्सियल पे है, यहाँ OH इक्वाटोरियल पे है, बाकी सारे कन्फिग्रेशन सेम है। OH और H को यदि आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों में OH बल्की ग्रुप है, एंड अकॉर्डिंग टू द कन्फॉर्मेशन, चेयर कन्फॉर्मेशन, इफ बल्की ग्रुप ऑक्यूपाई equatorial position, the configuration will be more stable than that in which bulky group occupy axial position। तो इन दोनों में यह जो बल्की ग्रुप यहाँ है वह इक्वाटोरियल पे है, जबकि यहाँ एक्सियल पे, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यह ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल, और यह हुआ लेस स्टेबल। ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यह 64% एग्जिस्टेंस है। बीच में यहाँ देख लो यह बन रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इनिशियल फाइनल दोनों रिंग स्ट्रक्चर है, बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर बना, और जब ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रिंग ओपनिंग होकर के यहाँ H2O का बहुत बड़ा रोल रहा, उसी के थ्रू रिएक्शन आगे जो है प्रोसीड हुआ। या H2O एक बार एसिड का काम किया, फिर एक बारी बेस का काम किया। अब एंगल जो चेंज किया, क्यों किया समझ गए, यह अल्फा से जब रिंग ओपनिंग हुआ तो यह धीरे धीरे बीटा में बदलना शुरू किया। तो अल्फा से बीटा में बदलना शुरू किया तो बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन तो कम होता है अल्फा से, इसलिए अल्फा का एंगल धीरे धीरे जो है घटेगा। चूंकि बीटा का रिवर्स होना बड़ा इम्पॉसिबल है, बीटा अल्फा में बदले ये पॉसिबिलिटी कम होगा, क्योंकि बीटा ज़्यादा स्टेबल है अल्फा से और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अल्फा कम स्टेबल था इसलिए यह बीटा में तेजी से बदला, लेकिन बीटा ऑलरेडी पहले से ज़्यादा स्टेबल है तो यह जल्दी अल्फा में बदलना नहीं चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा किसके तरफ, बीटा के तरफ, अल्फा, और ऐसे इसको आप दिखाओगे बीटा, मतलब बीटा फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, उसकी तरफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा, अल्फा कम करेगा तो इसकी तरफ इक्विलिब्रियम जो है कम। ओवरऑल यदि आप ग्लूकोज के स्टेबिलिटी के बारे में पूछे, 3 प्रकार का देख लिए, एक ओपन चेन का ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज और तीसरा बीटा डी ग्लूकोज। तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन हुआ, बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, उससे कम अल्फा डी ग्लूकोज, और लिस्ट स्टेबल सबसे कम हुआ ओपन चेन फॉर्म। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे कि ग्लूकोज में
बीटा डी ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय अल्फा डी ग्लूकोज एंड द ओपेन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज लेस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होएगा। तो यह था म्यूटा रोटेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसको आप जो है ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। म्यूटा रोटेशन का एक्सप्लेनेशन तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को कहीं बीच से जो है ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऐसे भी आ सकता है कि जब म्यूटा रोटेशन होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज का बीटा में, तो उस दरमियान 3 स्टेप्स हुए ना, 1, 2 और 1, 3। तो पूछेगा कौन सा स्टेप में H2O बेस का काम करता है, कौन सा स्टेप में H2O एसिड का काम करता है, मैकेनिज्म के आधार पर। या फिर पूछेगा कि रिंग ओपनिंग के बाद जो रोटेशन होता है कौन सा बॉन्ड का होता है, C1 C2 C2 C3, ऐसे करके पूछ सकता है। तो कई तरीके से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बोले थे कि चैप्टर में कंसेप्ट को समझना है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन सा बात नहीं है। कंसेप्ट को आप समझे रहोगे तुरंत से बना दोगे वहाँ। तो इस तरह से आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक एनोमर्स, इपीमर्स और म्यूटा रोटेशन को जो है हम लोग एक्सप्लेन किए, और इसी के साथ लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।